आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का छठा चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं। तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। द्वितीयक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर द्वितीयक क्रियाएं उसे मूल्यवान बना देते हैं। जैसे कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में बदलकर इसे अधिक मूल्यवान बनाया जाता है और फिर इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। इसी प्रकार खाद्यान्नों से प्राप्त लौह अयस्क का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु अयस्क से इस पद के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार के औजार एवं मशीनों को बनाने में होता है। इसी तरह खेत तो वनों, खाद्यान्नों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थ का द्वितीयक क्रियाओं द्वारा रूप बदल दिया जाता है और वह मूल्यवान तथा अधिक उपयोगी हो जाता है। अगला टॉपिक है विनिर्माण। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का पुनः उत्पादन से है। हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण के अंतर्गत किसी भी वस्तु के रूप, गुण, आकार में परिवर्तन कर मूल्यवान बनाया जाता है। अधिकांशतः मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। अगला टॉपिक है उद्योग। तो उद्योग शब्द का अर्थ किसी वस्तु का निर्माण से संबंधित होता है। यद्यपि सभी प्रकार के आर्थिक कार्य उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, अतः उद्योगों को आर्थिक जगत की रेल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी उद्योग में कच्चे माल को रूपांतरित करके उपयोगी सामग्री तैयार करना तथा मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाना उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। तो कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, अनियमित भौगोलिक वितरण उद्योग की विशेषताएं हैं विनिर्माण उद्योग की। तो अब हम देखते हैं कौशल का विशिष्टीकरण। तो आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिससे प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अगला यंत्रीकरण। तो यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। अगला है प्रौद्योगिकीय नवाचार। तो आधुनिक उद्योगों में नया तकनीकी ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। अगला संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। तो इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा, बड़ा पूंजी का निवेश, अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। अगला है अनियमित भौगोलिक वितरण। तो विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर विनिर्माण का विस्तार है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संघ केंद्रित है। जैसे अमेरिका के मक्का पेटी के 2.5 किलोमीटर क्षेत्रों पर 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं एवं 50 से 100 व्यक्तियों का भरण पोषण करता है, किंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक वृहत समाकलित कारखाने लगाए जा सकते हैं और इसमें हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। अगला टॉपिक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों।
तो पहला है भौतिक या प्राकृतिक कारक, जिसमें कच्चा माल, विद्युत, जल, स्थल या भूमि, जलवायु आदि है। दूसरा है मानवीय कारक, जिसमें श्रम, बाजार और परिवहन है। तो देखते हैं पहले कच्चे माल की उपलब्धता। तो उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित हो। लौह अयस्क उद्योग, चीनी उद्योग इसके उदाहरण हैं। दूसरा है अनुकूल जलवायु। तो कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कताई आसान हो जाती है। अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना कठिन कार्य है। तीसरा है शक्ति के साधन यानी कि ऊर्जा। तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग। चौथा है श्रम की उपलब्धता। तो बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग व जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हैं। पांचवा है उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक में पूंजी। तो किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। कारखाने के लिए जमीन, मशीनें, कच्चा माल, श्रमिकों के वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तथा वहाँ उद्योग भी काफ़ी विकसित होते हैं। अगला टॉपिक है स्वच्छंद उद्योग। तो वे उद्योग जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं वरन संघटक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अगला टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है सो मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पादन के आधार पर और चौथा स्वामित्व के आधार पर। तो देखते हैं आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है कुटीर उद्योग। तो परिवार के सदस्य की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कुटीर उद्योग में, और स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तथा उपकरण एवं औजार साधारण होते हैं। अगला है छोटे पैमाने के उद्योग। तो उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर बाहर से भी मंगवाते हैं और रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। तो इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल बाहर से मंगवाया जाता है तथा आधुनिक भारी मशीनों का उपयोग होता है। ये शक्ति चालित मशीनें होती हैं जो ऊर्जा से चलती हैं। इनमें आधुनिक विकसित तकनीक का प्रयोग करके तथा आधुनिक पूंजी लगाकर उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अगला है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाला उद्योग, शक्कर, आचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशम, जूट तथा रबड़ उद्योग आते हैं। अगला है खनिज आधारित उद्योग। तो इन उद्योगों में खनिजों को कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर अगला है रसायन आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों जैसे पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है।
वन आधारित उद्योग तो इस प्रकार के उद्योगों में वनों एवं जंगलों में पाए जाने वाले वस्तुएं जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास इत्यादि का उपयोग किया जाता है वन आधारित उद्योग में। अगला है पशु आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योगों में चमड़ा एवं ऊन, हाथी दांत के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता सामान, गैर आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग या मूलभूत उद्योग में अब उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग आदि। अब हमारा टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है, अतः यह सभी उद्योगों का आधार है। लोहा इस्पात उद्योगों को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पादन भी भारी होती हैं। दूसरा है उपभोक्ता सामान गैर आधारभूत उद्योग। तो वैसे उद्योग जिनमें कच्चा माल किसी और उद्योग के काम नहीं आता बल्कि इसका उत्पादन उपभोक्ता के काम आता है, जैसे चीनी उद्योग, चाय उद्योग, बिस्किट, रोटी, साबुन, वाहन, कार, साइकिल, स्कूटर आदि यह उपभोक्ता सामान गैर आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं अधिकांशतः, अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था या विकासशील देशों में इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव मूल्यों की रक्षा करना होता है, जैसे रेल, कारखाना, BSNL आदि। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो यह एक व्यक्ति के पास स्वामित्व एवं अधिकार होता है। यह अधिकांशतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है, जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल उद्योग। तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो यह व्यक्ति एवं सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उद्योगों को स्थापित करना तथा एक कंपनी के माध्यम से उत्पादन कार्य संपादित करना होता है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी इसका उदाहरण है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के। अगला टॉपिक है जर्मनी का रूहर क्षेत्र। तो यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है। यहाँ कोयला एवं लोहा इस्पात अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। कालांतर में यहाँ कोयले की कमी के कारण यह उद्योग संकुचित होने लगा है। फिर भी लोग अयस्क एवं उत्तम कोयले को जल मार्ग द्वारा आयातित करके उद्योग कार्यशील हो रहे हैं। यहाँ जर्मनी का 80% इस्पात रूहर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। भविष्य को देखते हुए यह नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल में कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र तथा विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, जिसके बड़े बड़े बाजार हैं। अतः इसे नया रूहर या भूदृश्य के रूप में विकसित माना जा रहा है। अगला टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग। तो सभी उद्योगों का आधार लोह इस्पात उद्योग होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसमें भारी मशीनों एवं वजनदार उत्पाद बनाए जाते हैं, जिस कारण से भारी उद्योग भी इसे कहा जाता है। लोह इस्पात बनाने में कार्बन कोक, चूना पत्थर और लोह अयस्क तथा मैग्नीज का नितांत आवश्यकता होता है। तो अगला टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग का वर्गीकरण। तो यह एक जटिल उद्योग होता है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विश्व में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के विकसित देशों में केंद्रित है लोह इस्पात उद्योग। तो हम देखते हैं अमेरिका में कहाँ कहाँ स्थित है लोहा इस्पात उद्योग। तो उत्तर अपलेशियन प्रदेश या पिट्सबर्ग में, महान जल प्रदेश जो शिकागो, गैरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो, ड्यूलूथ में, और दक्षिण राज्य अलबामा में लोह इस्पात उद्योग स्थित है। आगे देखते हैं यूरोप में कहाँ कहाँ है। तो ग्रेट ब्रिटेन, बर्मिंघम
और शेफील्ड में। जर्मनी में जो है सो ड्यूसबर्ग, डोराकटुम, एसेन, डुसुडोरफ, और फ्रांस के लिए फ्रियूसोट और संटाइटेनी। सोवियत रूस में जो है सो मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क और तुला में। और यूक्रेन में क्रिवोई रोग और दानेस्क में। और एशिया में देखें तो जापान का नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। चीन में शंघाई, तियानजिन और वुहान। भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती में लौह इस्पात उद्योग स्थित है। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। तो इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। पूंजी की आवश्यकता भी इनमें कम होती है। इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है और बिजली करघे से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो वितरण है सूती वस्त्र उद्योग का, तो अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन अधिक होता है। इसका वितरण जो है सो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इत्यादि राज्य में आते हैं। अगला टॉपिक है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। तो उच्च तकनीकी विनिर्माण में सबसे नवीन विधि है खोज और विकास के द्वारा अग्रिम वैज्ञानिक इंजीनियरिंग को समझा जाता है। व्यावसायिक कामगार कुल कार्यशक्ति का एक बड़ा भाग है। ये उच्च विशेषज्ञ वास्तविक उत्पादक हैं। रोबोटिंग, कंप्यूटर, जीवन आकृति और विनिर्माण शोधन प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण में रासायनिक और फार्मास्यूटिकल उत्पाद उच्च तकनीक उद्योग के उदाहरण हैं। उच्च तकनीक उद्योग जो प्रादेशिक रूप से स्थापित है, सतत पोषणीय और उच्च विशिष्ट को टेक्नोपोलस कहते हैं। सिलिकॉन घाटी इसका प्रमुख उदाहरण है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का सिलिकॉन घाटी उदाहरण है। अगला टॉपिक है समूहन अर्थव्यवस्था। तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योगों का लाभान्वित होना समूहन अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला धुएं की चिमनी वाला उद्योग। तो परंपरागत बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदेश जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है, इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है कृषि व्यापार या कृषि कारखाने। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। यह फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाना भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है प्रौद्योगिक ध्रुव। तो वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, और बेंगलुरु जो भारत में है, और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन घाटी। अगला है जंग का कटोरा। तो यह जो नाम है सो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था जिसका महत्व अब घटता जा रहा है। इसलिए पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।